दलीय डेलीगेशन गए थे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सभी दलों को विश्वास में लेके सभी के प्रयास के द्वारा भारत ने अपनी एक एकजुट छवि पूरी दुनिया के सामने रखी और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को बेनकाब किया। जब पूरा देश है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मना रहा है, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकलेगी, वही प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो कहते हैं नरेंद्र हुआ सरेंडर, एक अभियान। देखिए, मुझे लगता है कि ये सरेंडर का जो बयान राहुल गांधी जी ने दिया, अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे और पाकिस्तान की संसद में बोले गए, पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रीफिंग में बोले गए। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपने डोजियर में राहुल गांधी जी के बयान को कोट किया था आज से 2 साल पहले, मगर जो बयान राहुल गांधी ने दिया है ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं बोला, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने नहीं बोला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा भारत ने सरेंडर किया। यहाँ तक कि जो आतंकी संगठन है, आतंकवादियों ने भी नहीं कहा है, मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भी नहीं कहा है भारत ने सरेंडर किया है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में मीडिया की सुर्खियां बटोरने के चक्कर में आज हाफिज से भी बड़े मुहाफिज पाकिस्तान का बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भी दर्शाता है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष के पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता पर प्रश्न चिन्ह लगा। अभी ट्रंप ने बार बार कह रहे हैं कि हमने उसको सीज फायर को बंद कराया था, तो सरकार इसको कंडेम क्यों नहीं कर रही है? क्यों सरकार नहीं कह रही है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जो भी उनका बयान है वो शायद गलत है? भारत सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक वक्तव्य में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा, किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता और थर्ड किसी पार्टी का कोई इंटरवेंशन स्वीकार नहीं था और जो हुआ वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने भारत से कांटेक्ट किया, इसको पाकिस्तान ने भी डिनाई नहीं किया। और जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान, उन्होंने 1 दर्जन बयान दिए, तो मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, यदि ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करो, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि आणविक युद्ध होने जा रहा था, मैंने वो रुकवा दिया। जब आणविक युद्ध की बात आती है तो विपक्ष कहता नहीं, भारत ने तो ये कहा है कि आणविक न्यूक्लियर थ्रेट था ही नहीं, तो फिर भारत के बयान पे पूरा भरोसा कर लो, क्योंकि भारत ने कहा ना आणविक युद्ध की बात थी और न किसी ने मध्यस्थता की। मगर ये बात समझ में नहीं आती कि आधा बयान ट्रंप का लेना है और आधा भारत सरकार का लेना है। और ट्रंप ने 8 मई को अपने बयान में क्या कहा कि टिट फॉर टैट हो गया, 7 मई की रात को हो गया था ना, 6 और 7 की रात। टिट फॉर टैट का मतलब क्या? जैसे को तैसा हो गया। जैसे का मतलब ये उनका स्वीकारोक्ति है कि पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया और टैट का अर्थ हुआ यानी भारत ने ठोक दिया। 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, आई हैव नॉट डन इट, आई हैव ओनली हेल्प्ड इट, अर्थात मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है। भारत सरकार ने सीज फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मगर मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, विपक्ष वो है जिसको भारत की किसी चीज पर भरोसा नहीं था। विपक्ष वो है जो भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाता है, भारत के आर्मी पर सवाल उठा चुके हैं, एयरफोर्स पे सवाल उठा चुके हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठा चुके हैं, मीडिया पे सवाल उठा चुके हैं। और इसलिए जब वैक्सीन आई थी तो वैक्सीन पे सवाल उठा चुके हैं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मुहूर्त पे सवाल उठा चुके हैं। तो जो ताजिंदगी ताउम्र हमेशा वहम में जीना रहना चाहता हो, उसे वहम से निकालकर सच का सामना कराना हमारे लिए मुश्किल है, मगर देश की जनता भली बात सच को दोनों को ध्यान में रख के निर्णय ले रही है। 11 साल आप लोगों को हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष को कह रहा है और विशेष रूप से कांग्रेस कह रही है कि 11 सालों के अंदर युवाओं को सड़कों पर आ गए हैं, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। उनसे पूछना चाहिए कि रक्षा को लेकर कह रहे हैं कि इस समय मार खाता दिखाई दे रहा है पूरा का व्यापार। मुझे लगता है जो राजनीतिक रूप से ये शब्द का प्रयोग उचित नहीं है मार खाते हुए, मगर राजनीतिक रूप से पराजित होते होते मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो किसी जमाने में कांग्रेस के प्रथम परिवार का गढ़ हुआ करता था, वहां आज उनकी स्थिति अप्रासंगिक सी हो गई है। मतलब आज यूपी में कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, तो उनकी मना स्थिति समझा जा सकता है। तो उनकी इन बातों को मुझे लगता है देश की जनता वायुसेना के एक बड़े प्रमुख अधिकारी ने अभी एक कार्यक्रम में रक्षा सौदों में हो रही देरी पे चिंता व्यक्त की है। आपने कहा वायुसेना और जो हमारे बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। श्री राहुल गांधी जी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर हैं
और संयोग से मैं भी सदस्य हूँ, इसलिए मुझे उस विषय में पता है। तो उनसे पहले तो पूछना चाहिए, रक्षा को लेकर इतने संवेदनशील हैं तो विगत 10 वर्षों में कितनी डिफेंस की मीटिंग्स अटेंड की है? नहीं। अब आपको उसका भी जवाब देता हूँ। क्योंकि मैंने क्यों ये पूछा, क्योंकि उस मीटिंग में इसका जवाब डिफेंस सेक्रेटरी और HAL CMD दोनों के द्वारा दिया जा चुका है। वो ये था कि भारत से जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट बनते हैं उनके लिए जो इंजन आना था वो अमेरिका की GE जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से आता है, परंतु उसको आने में 2 साल का विलंब हुआ। इस कारण से वो एयरफोर्स को मिलने में विलंब हुआ, जिसका बाकायदा एक्सप्लेनेशन दिया गया। कोविड के कारण चूंकि वहां से जो अमेरिकी कंपनी भारत को इंजन बना के देती थी वहां लगभग 2 साल प्रोडक्शन ठप रहा, इस कारण से वो आने में विलंब हुआ। इसीलिए मैंने कहा जब मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, जानकारी नहीं लेंगे, तो आकर विपक्ष के लोग इसी प्रकार के अनर्गल प्रश्न करेंगे। सर, अमेरिका के शासन ने आर्मी परेड डे के लिए आसिम मुनीर को निमंत्रण करने का देखिए, मुझे इस विषय की पहली बार जानकारी नहीं है, पर जहां तक आसिम मुनीर हैं, वो शायद दुनिया के इकलौते ऐसे सेनाध्यक्ष होंगे जो जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल बने। और मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो उन्हीं की बात में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो तीसरे अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या न तय करने के बाद जीत का जश्न मनाते हैं। 1 साल पहले ही जून में रिजल्ट आया था, 99 सीटों पे कैसा जश्न मनाया जा रहा था। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी की पराजय देखते हैं तो जो वहां फील्ड मार्शल है हारने के बाद, यहाँ फील्ड मार्शल है हारने के बाद, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में भारत की जनता बहुत गंभीरता से नहीं थी। जिस तरीके 11 साल के आपने विकास के नाए, आगरा से जो वादे किए गए थे, आगरा में ऐतिहासिक रैली होगी प्राइम मिनिस्टर की होगी कोठिया बाजार मैदान में, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मुद्दा, यमुना के विकास का मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का मुद्दा। देखिए, जेवर एयरपोर्ट जिस प्रकार से बन रहा है उससे इस क्षेत्र के विकास में अभूतपूर्व प्रगति होगी। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट यहाँ पर आने जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उस रैली में इस बात को किया था, फिल्म सिटी की भी बात हो रही है। मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में विकास जिस द्रुत गति से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किया है, वो और नए आयाम आने वाले वर्षों में देखेंगे। के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जिसपे किसी किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार चाइना की वेपनरी का रियल वॉर में यूज हुआ, जिसमें वो वेपनरी फेल साबित हुई। अगर उनकी जो एंटी मिसाइल सिस्टम की क्षमता होती तो हम 177 किलोमीटर अंदर जाके मार नहीं सकते। तो इसका प्रमाण है कि जो चाइनीज डिफेंस कंपनीज हैं, उसका नाम है एविक सिस्टम चेंगडू वो शहर है जहां पर कि वो बेस्ड है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद PL-15 मिसाइल बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स 9% गिरे। F-10 और F-17 फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स 15 से 20% जाके गिरे, जबकि वहां सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, इसके बावजूद ओवरऑल डिफेंस स्टॉक चाइना का 7% गिरा। इसके ठीक विपरीत जो भारत की डिफेंस कंपनीज है, HAL का स्टॉक 14% बढ़ा, माझगांव डॉक्स का स्टॉक 22% बढ़ा, गार्डन रीच जो शिपयार्ड लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का 15% तक बढ़ा। तो जो आपने बात कही, एक दौर में कहते थे कि HAL को बर्बाद कर दिया सरकार ने। आज फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि पिछले साल HAL ने 23,000 करोड़ का रेवेन्यू पाया है, 80,000 करोड़ के ऑर्डर्स उनके ऑनलाइन है, 14% स्टॉक बढ़ा है HAL का। ये दर्शाता है कि भारत ने कैसी नई योग्यता हासिल की है। और एक और बात समझिए, अब यूरोपियन कंपनीज भी भारत के अंदर की क्षमता, इसीलिए स्किल इंडिया भी जरूरी था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी था। रफाल ने यह निर्णय लिया है, रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने रफाल का फ्यूजलाज भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टाटा डिफेंस के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। यह भारत के प्रति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिफेंस में बढ़ते हुए विश्वास का प्रतीक है। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये 11 वर्ष का समय भारत के इतिहास में एक बदली हुई सरकार का बल्कि एक बदले हुए युग का प्रतीक है। इस सरकार के कार्यकाल में
हमने देश की समृद्धि, देश की सुरक्षा, देश की सामाजिक समरसता और देश के सांस्कृतिक गौरव, इन चारों आयामों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और युगांतकारी कार्य किए। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि विकास के क्षेत्र में जो हम लोगों ने कार्य किए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। 34 किलोमीटर प्रतिदिन की नेशनल हाईवे बन रही है। रेलवे रूट्स का पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। जो एयरपोर्ट थे उनकी संख्या दोगुनी से अधिक हुई है। 23 एम्स हो गए हैं, 8 नई IITs और 7 नए IIMs बने हैं। 490 से अधिक यूनिवर्सिटीज बनी हैं। 350 के लगभग नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। और कोई भी विकास का क्षेत्र हो वो तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हर अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक उस विकास की किरण न पहुंच जाए। तो इस समय 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं। 12 करोड़ घरों को शौचालय मिला है। 15 करोड़ घरों को नल से जल मिला है। 81 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। और इतना ही नहीं है, 97 करोड़ भारत में इंटरनेट कनेक्शन हुए हैं। 1 अरब 16 करोड़ फोन लोगों के हाथ में है। उस दृष्टि से यदि देखें, और किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और जेनेरिक मेडिसिन के द्वारा एक प्रकार से हम कहें तो पढ़ाई की भी व्यवस्था, कमाई की भी व्यवस्था और दवाई की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। 55 करोड़ जनधन खाते हैं। और IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी जो अत्यधिक निर्धनता को लगभग भारत ने समाप्त करने में सफलता हासिल की। हमारी 1% से कम आबादी अब निर्धनता यानी गंभीर निर्धनता की स्थिति में है। 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। अब सोचिए आप कि विकास और समृद्धि तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती जब तक सुरक्षा देश की सुनिश्चित न हो। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में कितना बड़ा युग परिवर्तन हुआ है इसको आप समझ सकते हैं। हमारी केंद्र में सरकार आने से पहले, मोदी जी की सरकार आने से पहले देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां बड़ी सहजता के साथ आतंकी हमले न होते। दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो, पुणे हो, गुवाहाटी हो, नागपुर हो, उत्तर प्रदेश में आपको याद हो लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में धमाके हुए थे। रामपुर में CRPF कैंप के ऊपर अटैक हुआ था। अयोध्या में श्री राम मंदिर के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। आज वो आतंकवाद की वारदातें सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गई हैं। नक्सलवाद, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सबसे बड़ी समस्या बताया था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कहा है कि मार्च 2026 तक वह समाप्त होगा। और आपने देखा कि अभी बस्तर में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो आंतरिक सुरक्षा के मामले में एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले जब रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सार्वजनिक पार्क पे लिखा रहता था कि चीज को छुइएगा नहीं, धमाका हो सकता है। आज वो दौर समाप्त हुआ है। वायु सुरक्षा के संदर्भ में भारत ने जो अपनी सॉफ्ट स्टेट की इमेज थी उसको पूरी तरीके से बदलने में सफलता हासिल की है। 2016 में उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। भारत की थल सेना ने जाकर आतंकियों का कैंप नष्ट किया। 2019 में एयरफोर्स के माध्यम से बालाकोट में आतंकियों का लॉन्च पैड नष्ट किया। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अप्रतिम शौर्य का परिचय देते हुए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को नष्ट किया और पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर से लेकर 177 किलोमीटर अंदर सारगोदा तक जाकर अटैक किया है। यानी अब भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया, आतंकवाद के साथ वार्ता प्रभावित नहीं होगी। आतंकवाद से पहले वार्ता प्रभावित नहीं होगी, ये कांग्रेस की सरकार की सोच थी। हमने कहा आतंकवाद के साथ वार्ता नहीं होगी, खून और पानी नहीं बहेगा। और इस बार भारत ने एक नीतिगत परिवर्तन किया है कि अब आगे एनी एक्ट ऑफ टेररिस्ट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। अर्थात अब कोई भी आतंकी घटना होगी, अब भारत इसको अपने ऊपर किए गए हमले के समकक्ष मानेगा। और कोई भी देश समृद्ध भी हो जाए, सुरक्षित भी हो जाए और जन जन तक विकास भी पहुंच जाए, और तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उस देश की सांस्कृतिक पहचान और सांस्कृतिक गौरव किसी के सामने ना हो। सांस्कृतिक गौरव के लिए याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने पहली विदेश यात्रा की थी तो श्रीमद् भगवत गीता भेंट की थी। उसके उपरांत योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाई।
और उसके बाद आप देखिए अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर, और इन सारी चीजों के द्वारा भारत के सांस्कृतिक गौरव और संस्कृति को भी एक नया बल और आत्मबल पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चारों ही आयाम पर हमारी केंद्र सरकार ने इन 11 वर्षों में भारत में एक नए युग की स्थापना की है। ये 11 वर्ष आजादी के बाद के पहले 11 वर्ष हैं जब भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। इसलिए और इस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन से ऊपर है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं। आप सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी की समझ यहाँ लोगों को कम है, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना है। और इसीलिए संपूर्ण विश्व आज भारत की इस क्षमता को स्वीकार कर रहा है। हम लोगों के बचपन में होता था कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जाके लोग सीखने जाते थे। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले कैम्ब्रिज ने एक स्टडी लगाई है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा कैसे कर लिया। जापान के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पेमेंट से वो सीखना चाहेंगे।